नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं एक एडवोकेट के पास, हम सबके प्रिय श्री राजविंदर चंदी जी के साथ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक रेलिवेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और उनके विचार जानेंगे। आज हम जब भी कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं, जब भी कोई टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो कहीं ना कहीं फेक इनकाउंटर की कोई ना कोई खबर जरूर होती है। हमारे सामने इस तरह की घटनाएं आती हैं कि पुलिस ने अपराधियों को मारा। आज जो काम अदालत के न्याय के जरिए होना चाहिए, जो जज साहब की कलम से होना चाहिए, वो सब काम पुलिस की गोली से होने की एक पूरी घटना श्रृंखलाबद्ध ढंग से सामने आ रही है। और तो और आज जनता के बीच से, आम व्यक्तियों के बीच से भी इस तरह की मांगे की जा रही हैं कि फला अपराधी का इनकाउंटर करो जी, इनकाउंटर करो। ये इनकाउंटर की पूरी घटना है, जो टर्मिनोलॉजी है, ये क्या है, इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, न्याय के लिए आज कोर्ट प्रोसीजर क्यों जरूरी है, वो न्यायिक प्रक्रिया क्यों जरूरी है जो भारतीय संविधान में वर्णित है, और इसके दूरगामी क्या खतरे होंगे, इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द हम एक विचार मंथन करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि मैंने अभी बातचीत शुरू की है, जो ये इनकाउंटर की घटनाएं बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं देश की विभिन्न जगहों पर, ये पूरी घटना का मूल क्या है सर? ऐसे है कि जो एनकाउंटर जो है, असल में इसको ना समझने की थोड़ा सा जरूरत है, इस तरीके से कि जो हमारी जो पॉलिटिक्स जो है ना, इसका क्रिमिनलाइजेशन हुआ, तो राजनीतिक अपराधीकरण हुआ। जो राजनेता जो हैं, उनको अपने एरिया में एस्टेब्लिश होने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। इनको एक तरह से ये कहो, जो अपराधी तत्व होते हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। जब आपराधिक तत्व जो है उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो फिर वो एक के बाद एक घटनाएं को अंजाम भी देते हैं। एक के बाद एक घटनाओं से समाज के अंदर रोष भी पैदा होता है। और हमारा जो दूसरी चीज जो है, न्याय की प्रक्रिया, हमारे यहां पर जो शक्तियां जो है उनका बंटवारा है, संविधान ने बंटवारा किया हुआ है। जो संवैधानिक बंटवारा जो है ना, उसमें जो न्याय का काम जो है वो न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। एग्जीक्यूटिव जो है उसके अंदर शामिल होती है बहुत सारी चीजें, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे सरकार होती है। राजनीतिक जो कार्यपालिका भी आप कह सकते हैं उसको। फिर एक कार्यपालिका होती है जिसको आप नौकरशाही भी कह देते हैं। अब नौकरशाही जो है उसमें जो है ना, पुलिस भी नौकरशाही का हिस्सा है। उसके नीचे फिर उनके नीचे के ऑफिशियल्स आ जाते हैं। इसमें जो लोगों के बीच में जो समस्याएं पैदा हुई हैं, आप देखिए कि मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं कि सिर्फ कोर्टों के अंदर जो है 1% लोग ही आ रहे हैं। मतलब जो कोर्टों के अंदर सिर्फ 1% लोग ही आ पा रहे हैं। तो ये 99% लोग कहाँ हैं जी? 99% लोगों को शायद कोर्ट का पता भी ना हो। अच्छा जी। उनके जो छोटे मोटे जो मसले होते हैं, बड़े मसले ही कोर्टों तक पहुंचते हैं, खासतौर पे आपराधिक मसले। उनके सिविल मसले तो छोटे मोटे वो गोलते ही नहीं, खुद ही ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान बढ़ेगा तो कोर्टों में बात आएगी। उनके साथ कोई बड़ा अपराध हो जाए तब कोई कोर्ट में मसला आता है। अगर उनके छोटे अपराध हैं तो उनको वहीं दबा करके शांत कर दिया जाता है। जनता में असल में रोष है। वो रोष कहां से है कि जो हमारा न्यायिक क्षेत्र जो है, यहां पे जो सरकार की तरफ से एक बजट का एलोकेशन है, वो बहुत छोटा एलोकेशन है। हमारे जितने जज जो हैं उनकी संख्या तो तय कर दी भी, इतने जज होंगे, लेकिन एक जो वर्ल्ड लेवल का एक पैमाना है कि 10 लाख के ऊपर 107 जज होने चाहिए। 10 लाख की आबादी पर 107 जज होने चाहिए। हमारे देश के अंदर 35 के करीब है। ये तो मतलब, और बाकी वो कैसे होता है फिर? वर्कलोड है ये। अभी बहुत सारा बैकलॉग आ जाता है, न्याय में बहुत समय लगता है। फिर जो अपराधी तत्व होते हैं, अपराधी तत्व जो ना, जो शरीफ आदमी होता है, क्योंकि जो प्रोटेक्शन जो चाहिए वो प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से लोगों को नहीं मिलता। इसका एक बातचीत का ये भी निकल रहा है बिंदु कि त्वरित न्याय न होने के कारण, जो जस्ट मतलब एक ना हमारे यहाँ जब बात आती है ना, डिनाइड जस्टिस,
और दूसरा जो है ना, हम जो है इंडियन जो है, हमारे को रूल ऑफ लॉ जो है हम वो इंडियंस के बीच में एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। ये सरकारों की ड्यूटी थी। रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं हो पाया सामाजिक स्तर स्थापित पर। नहीं हो पाया। बहुत सारी सत्ताएं जो हैं, जैसे एमएलए के पास चले गई, या जो सत्ताधारी पार्टी है उसका बेशक आदमी हारा हुआ हो, उसका एक नेता उसके पास चले गए, वो जो है ना एक दरबार लगाए बैठे। बहुत ही गलत तरीके से चीजें हो रही हैं। त्वरित न्याय जो है, देखो मतलब इसको भी अगर डिलेड जस्टिस, डिनाइड जस्टिस है ना, ऐसे ही हुरिड जस्टिस, बूरिड जस्टिस है। इसको थोड़ा सरल करके बताइए जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप त्वरित न्याय की बात करते हो ना, त्वरित न्याय और शीघ्र न्याय में फर्क है। त्वरित न्याय कि तुरंत, कि मान लो एक आदमी ने एक आदमी को गोली मार दी, कत्ल हो गया, अब उस आदमी का कत्ल करने का अधिकार हमारा कानून नहीं देता। हमारी एक कानूनी प्रक्रिया है, उस आदमी को बेशक उसका भी जो है ना फांसी लगे, कानून के अनुसार फांसी है हमारे यहाँ सबसे बड़ी सजा कत्ल के केस में, तो उसका देने का अधिकार किसको? न्यायपालिका को। न्यायपालिका का तीसरा पक्ष है जो दोनों पक्षों को सुन के, दोनों पक्षों का जो मटेरियल जो आएगा उसकी गुणवत्ता को जांच के, जिसको मेरिट बोलते हैं, उस मेरिट के आधार पे एक फैसला करेगी। तो उसके लिए भी समय की जरूरत होती है। त्वरित न्याय का मतलब ऐसे होता है कि हाँ भी तुरंत मिल जाए कि कत्ल करे, जिसको कत्ल करो, ये ठीक नहीं है। ये जो हमारी न्याय की अवधारणा जो है, जिसको आप रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, जो संविधान ने स्थापित किया, उसके जो मूल जो मकसद जो है, उसका उद्देश्य जो उसके खिलाफ है। जो त्वरित न्याय का मतलब है कि अगर आप बिल्कुल इस तरीके से त्वरित न्याय की बात करते हो ना, तो इसका मतलब है कि जैसे डिलेड जस्टिस, डिनाइड जस्टिस है ना, कि आपने देरी की न्याय देने में, तो ये एक ऐसी सी बात होगी जैसे मतलब जो है न्याय नहीं मिला, कि आपने न्याय से इनकार कर दिया। जो हुरिड जस्टिस है, मतलब दबा दिया आपने न्याय को, मतलब दफना दिया न्याय, न्यायिक प्रक्रिया में नहीं आया तो दफना दिया गया। ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं देश के अंदर। देश की पुलिस जो है, ये पुलिस स्टेट नहीं है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और जब भी पुलिस को ज्यादा पावर मिलती है तो वो जनता विरोधी हो जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मतलब जो है कि आप त्वरित न्याय की बात करो, प्रक्रिया में जाने की जरूरत होती है, और उस प्रक्रिया में मतलब जो ना शीघ्रता लाई जाए, जल्दी किया जाए। वो जल्दी कैसे होगा कि हमारे पास जो पूरे का पूरा न्यायिक सिस्टम जो एस्टेब्लिश किया गया, जिसको अपन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है ना, उसमें जुडिशियल अफसर्स कितने हैं ये भी तय करना पड़ेगा। कि उनकी जो है ना, कि यहाँ 20 लोगों की जरूरत है, 25 जुडिशियल अफसर्स की जरूरत है, तो वहां पर 10 हैं, 5 हैं, 7 हैं, तो क्या होगा? डेफिशिएंसी होगी ना। तो थोड़े लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो इससे जो है न्याय समय पे नहीं हो पाता, न्याय में देरी होती है। वो देरी का कारण ही जो है कि ये ऐसा रोष पनपता है। इसके दो कारण हैं। एक तो है ज्ञान, लीगल अवेयरनेस, या ये कहो कि हमारे देश के अंदर लिटरेसी रेट कम है, या जो लोग पढ़े लिखे भी हैं वो भी अक्षर ज्ञान रखते हैं, उनको कानून का ज्ञान नहीं है। जो हमारे बहुत सारे जो छोटे छोटे ज्ञान होते हैं ना, जैसे हमारे स्वास्थ्य का ज्ञान, छोटा सा ज्ञान, क्या हमारे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस मौसम में कौन सी चीजें हेल्दी हो सकती हैं, क्या क्या खाने हेल्दी हो सकते हैं, क्या क्या खाने हेल्दी नहीं हो सकते, हमारे लोगों के पास ये ज्ञान भी नहीं है। ये ज्ञान किसकी देने की ड्यूटी है? सरकार की ड्यूटी है। जब सरकार जो है प्रॉपर जो है सरकारी सिस्टम को किल कर रही है लगातार, सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, तो सबसे ज्यादा सोर्स कौन होते हैं? सरकारी संस्थाएं होती हैं। तो ज्ञान जो है, जैसे मीडिया के माध्यम से ज्ञान आ सकता है, लेकिन हमारी जो सरकारें नहीं देना चाहती। आपका ये आरोप है सरकारों पर कि विभिन्न जो सरकारें सत्ता में आई, उन्होंने लीगल प्रोसीजर, कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों की सूचनाएं और जानकारी आवाम तक नहीं पहुंचाई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये जवाब ही आपने दे दिया एक तरह से, कि हमारी सरकारों के जो दायित्व था संविधान को लोगों तक लेकर के जाना। दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे विस्तृत संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया इस देश को, जिसको संविधान सभा ने बड़ी लंबी चर्चाओं के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन ये समय लगा है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन
इसीलिए इतना विस्तृत और बल हर चीज को लिखने की कोशिश की गई। उस संविधान को अगर लागू कर दिया जाए तो दुनिया का सबसे बढ़िया देश या बढ़िया कानून की व्यवस्था या बढ़िया चीजें इस देश में हो सकती। तो जो एनकाउंटर की बात जो आप कर रहे हो उसके पीछे राजनीतिक मजबूरियां, राजनीतिक जरूरतें होती हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल और महत्वपूर्ण है जी। जब भी कोई परिघटना अस्तित्व में आती है, बड़े पैमाने पर होती है, तो उसके कोई नीतिगत आधार भी होते हैं जो पॉलिसीज सरकारों द्वारा लागू की जाती है। तो इसके जो नीतिगत आधार हैं इनकाउंटर्स की घटनाओं के, ये तो हो सकता है कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने किसी विरोधी का कांटा निकालने के लिए उसका इनकाउंटर करा दे, लेकिन एक चरणबद्ध ढंग से जो एक चीजें स्थापित हुई हैं, खासकर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में हम बात करें, श्री योगी आदित्यनाथ सरकार, खुद मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी सरेआम ये कह देते हैं भाई हम 24 घंटे में इनकाउंटर कर देंगे या न्याय कर देंगे। जो मतलब मेरा कहने की कोशिश ये है कि जो एक पूरी जो शासकीय नीतियां रही हैं, इनका भी कोई असर देखते हो आप? जो फेक इनकाउंटर हुए हैं, अब जिसको मार दिया गया वो कौन था, किसकी प्रक्रिया है? जैसे आप देखोगे बहुत से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, आदिवासियों के बीच में काम करने वाले लोगों के बहुत भयानक ढंग से पुलिस यातनाएं देकर इनकाउंटर हुए हैं। किसी को कुछ दिखा दिया, किसी को टेररिस्ट दिखा दिया, किसी को कुछ और। ये भी एक पक्ष है। दूसरे इस तरह की घटनाएं भी हैं कि जो बड़े नामी क्रिमिनल लोग हैं वो मतलब अपनी ताकत से उनको ऊपर बैठे लोगों के, जो पैसे वालों के, राजनेताओं के हाथ हैं, वो मतलब उनको एक प्रकार से सजा ही नहीं मिल पाती। तो उसके इनकाउंटर की जो मांग है, ये जो विभिन्न एक मतलब प्रकार से घटनाएं और आयाम है इसके, इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत सारी बातें आपने कही हैं इसमें। नंबर 1 तो ये बात है कि एनकाउंटर होता क्यों है। एनकाउंटर इसलिए होता है, इसके पीछे एक राजनीतिक जरूरत भी होती है कई बार। जैसे कोई शख्स जो है ना सिरदर्द बन गया तो राजनीतिक मजबूरी। दूसरा जो है सरकार की नाकामियां होती हैं, उन नाकामियों को छुपाने के लिए भी एनकाउंटर किए जाते हैं। सरकार जो है, जो उसका तंत्र जो है पूरे का पूरा, जिस तंत्र में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें भी दी जाती है, बहुत मोटे खर्चे जो है ना होते हैं तरह तरह के, वो अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं कर पाते। वीआईपी कल्चर जो है हमारे देश के अंदर कि एक थाने का क्षेत्र है, कोई वीआईपी उस क्षेत्र में आएगा तो सारी पुलिस उस थाने की, उस इलाके की पुलिस जो है ना उसके आगे पीछे हो जाती है, थाना खाली हो जाता है। तो ये जो घटनाएं जो है ना, इन घटनाओं के एनकाउंटर के पीछे जो है राजनीतिक जरूरतें, राजनीतिक मजबूरियां, दोनों चीजें। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे राज दफन करने के लिए भी एनकाउंटर किया जाता है। आप यूपी छोड़िए, हरियाणा के अंदर हुए एनकाउंटर्स। ये एक नाकामी होती है, सरकारी जो सिस्टम जो है ना उसकी नाकामी। जो उसने जो समय पे काम करना होता है ना, वो काम नहीं किया जाता। और लोगों में मतलब एक घटना होगी, बहुत बड़ी घटना है, उस घटना को अंजाम देने वाले जो लोग जो हैं उनका एनकाउंटर दिखा करके, एक नकली एनकाउंटर दिखाया जाता है, पकड़ लिया जाता है। फिर उसको नकली तरीके से, जैसे आपका ये दुबे का आपको पता ही है, यूपी का जैसे चला है, मीडिया के अंदर चला है, तो वो एनकाउंटर दिखाया जाता है ये लोगों को दिखाने के लिए, जबकि ये न्याय नहीं, ये अन्याय है। जो इस देश के संविधान ने जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल स्थापित किया है, एक पूरे का पूरा न्यायिक सिस्टम बनाया गया है, उस न्यायिक सिस्टम के अंदर उसका परीक्षण होना होता है। उसकी परीक्षा जो है, दोनों की परीक्षा जो है कि आपके ऊपर ये आरोप है, और आरोप लगाने वाले का भी और जिसके ऊपर आरोप लगा है, दोनों को मौका मिलता है। और उसके अंदर वो पूरी परीक्षा में जब जो उसमें से निकल करके मेरिट आती है, तो वो जो है ना एक तरह का हमारा ये सिस्टम है। इस सिस्टम से कोई बाहर जाकर के, जैसे जो बड़े लोग जो बैठे हैं सत्ता के ऊपर, सीएम है, कोई और मंत्री हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, जो इस तरीके के एनकाउंटर की संस्कृति की बात करते हैं, वो संविधान विरोधी बात है। इसमें सर एक सवाल और महत्वपूर्ण ढंग से उभरता है कि एक तरफ तो जो आपने रूल ऑफ लॉ की बात करी, संवैधानिक प्रोसीजर की करी, बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बात है ये, लेकिन एक तरफ तो जनता की, आम आदमी की रुचि का सवाल है। उसमें वो कोर्ट में आ नहीं पा रहे, लोग डरते भी आज भी नहीं, कोर्ट से दूर रहा, या वो मतलब उनको लोगों को एक प्रकार से मोह भंग हो रहा है धीरे धीरे कोर्टों से। दूसरी तरफ जो सत्ता और सरकारें हैं वो भी नहीं चाहती ये रूल ऑफ लॉ और ये प्रोसीजर मेंटेन रहे।
वो भी यही चाहते, वो एक एक करके इन संवैधानिक बॉडियों को नष्ट कर रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, वो भी एक अराजकता की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इन हालात में जो संरक्षण कैसे होगा रूल ऑफ लॉ का, लीगल प्रोसीजर का, कोर्ट का, इसका भी तो संरक्षण का कोई प्रक्रिया होगी, ये कैसे सुरक्षित रह पाओगा? देखिए, ये सुरक्षित रहेगा। भारत का जो इतिहास जो है ना, इसमें हमें जाकर के देखना पड़ेगा। अन्याय के खिलाफ लोग बोलते हैं, भी आपके सामने बहुत बड़ा आंदोलन छात्र नौजवानों का दिल्ली के अंदर आपने देखा, पेपर लीक का आंदोलन। गृह मंत्री संसद के अंदर जवाब देने के लिए नहीं आ पाए। जिस तरीके की फोर्स, इलीगल फोर्स भी कह सकते हैं, जिसमें पेल्ट गन और सादी वर्दी में लोग या गुंडे भेजे गए, उसके पास जवाब नहीं है सरकार के पास कोई भी। मतलब पैलेट गन का इस्तेमाल करना तो असंवैधानिक है सारी चीजें। ये प्रोटेस्टर्स के ऊपर नहीं हो सकता। ये पेल्ट गन जो है ना, मतलब जो है कि ये प्रोटेस्टर्स के लिए नहीं है। ये जो जिस तरीके से हुआ, शादी वर्दी या मतलब गुंडे आ जाएं बिना वर्दी पहरे, चाहे वो पुलिस वाला और चाहे पुलिस वाला ना हो, दोनों ही गुंडे हैं वो। अगर पुलिस वाला तो उसके ऊपर डबल कार्रवाई की जरूरत है, डिसिप्लिनरी एक्शन। और कानून के अंदर वर्दी के साथ जो है एक मतलब जो है ना, कानून एक सीमा तक जो है अधिकार देता है फोर्स का यूज करने का, कानून देता वो। और कानून कब आएगा? जब उसके पास वर्दी होगी। अगर वर्दी नहीं है तो फिर वो एक आदमी है और उस आदमी के ऊपर जो है कार्रवाई, जब उसने फोर्स यूज की है। फोर्स यूज करना जो है वो गैर कानूनी है। तो इसमें जो है कि मतलब जो आप बात जो एनकाउंटर के ऊपर बात कर रहे हो ना लगातार, एक ही मतलब जो है ना हमारा जो विषय, जो पूर्व विषय जो है ये है, ये एक मतलब नाकामियां है मुख्य तौर पे सरकारों की। और जो इस संस्कृति की बात करता है, जो कितने भी बड़े पद पे हो, इसका संरक्षण ऐसे ही होगा जब न्यायपालिका सक्रिय हो। न्यायपालिका को ऐसे लोगों पे, चाहे वो कितने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो देश का गृह मंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कुछ भी हो, जितने बड़े पद पे बैठा आदमी है उसके खिलाफ उतनी ही सख्त भाषा में कोर्ट को ही आगे आना पड़ेगा। हमारे संवैधानिक कोर्टों को आगे आना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा। संरक्षण जो है न्याय के, ये सिद्धांत जो है, जो संवैधानिक मूल्य है, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की बात है। ये संविधान का संरक्षण होगा, लोग करेंगे। लोगों के अंदर अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों के अंदर अवेयरनेस ना आए, आपके सामने कितने स्कूल बंद हुए हैं। स्कूल खुलेंगे तो अवेयरनेस आएगी, स्कूल बंद होंगे तो अंधेरा अंधेरा होगा। जो शिक्षा जो है ये एक ऐसी चीज है जो आदमी का असल में, जो तीसरा नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र खुल गया या 10वां द्वार खुल गया, तो वो शिक्षा ही है जो खोलती है। इसलिए इसका संरक्षण जो है, संविधान का संरक्षण, कानून का संरक्षण, ये संरक्षण जो है लोग करेंगे। और दूसरा जो है लोगों, या ये कहो कि संविधान नहीं, क्योंकि लोगों का संविधान है ना, वी द पीपल। जब लोगों का संविधान है, वो स्वर्ण है, उनके अंदर शक्ति है, तो जो कार्यभार दिया गया है न्यायपालिका को, तो उसकी ड्यूटी बनती है। बेशक वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी है, अगर वो ऐसी भाषा बोलता है तो फिर हमारी न्यायपालिका पर सवाल होगा, 100% होगा, करना पड़ेगा हमें। वकीलों को भी करना पड़ेगा। वकीलों को भी एक नोबल जो है उनकी ड्यूटी जो है ना वो पूरी करनी पड़ेगी। वकीलों को ये नहीं कि आए, केस लड़े और फीसें ली और अपने घर गए। नो, अगर ये क्षेत्र बचेगा तो वकील भी इसको बचाने में योगदान उनको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो वकीलों का भी संरक्षण नहीं है। हमारे यहाँ डकैती हुई वकीलों के रमे, जब वकील के घर में डकैती होगी तो लोग तो ये मानते हैं ना कि वकील तो सुरक्षित होगा। जब वकील ही सुरक्षित नहीं, समाज कहां से सुरक्षित हुआ? तो इसलिए ये जो सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया, ये कुर्बानियों से मिला हुआ सिस्टम है। पता नहीं कितने लोगों ने, अंग्रेजों का राज था, कोई संविधान था? नहीं। कोई कानून व्यवस्था थी? नहीं थी। कानून व्यवस्था कैसी थी? कानून व्यवस्था ऐसी थी, अंग्रेज अपराध किया तो अंग्रेज को तो माफी। मतलब डायर जो है, मतलब जलियांवाला बाग के अंदर हजारों लोगों का कत्ल कर दी, उसके लिए तो माफी। उसको तो अवार्ड मिल रहे हैं, उसको तो सिरोपे मिल रहे हैं। और अगर कोई इंडियन जो है अंग्रेज के उस अत्याचार के कारण उसका कत्ल कर दे और उसको फांसी, बिना ट्रायल के फांसी, तो ये कानून नहीं थे ना। तो कानून हमारे को कहां से मिला? ये मिला कुर्बानियों से। संविधान हमें, ये हमारा कानून है, इस देश की आत्मा है संविधान। इस आत्मा को जिंदा रखना ये लोगों की ड्यूटी है। और मुख्य ड्यूटी इसमें संविधान के संरक्षक के तौर पे वो है न्यायपालिका की। न्यायपालिका में वो किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की।
सर्वोच्च न्यायालय का ऐसे लोगों के खिलाफ ना बोलना ही इस संस्कृति को पैदा कर रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है। अगर सरकार के इन कदमों के ऊपर बड़े मुख्य पदों पे बैठे लोगों पे अनकाउंटर करने पे अगर कोर्ट जो है ना छोटी सी भी टीका टिप्पणी करेगा तो वो कानून के दायरे में आएगी। ऐसी टिप्पणी करने वाले और अनकाउंटर होने वाले अपराध का, यानी कि मर्डर का, कत्ल का मुकदमा किसके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए, साथ में उसके ऊपर भी होना चाहिए जो राजनीतिक जो है नेता है, संरक्षण दे रहा जो इसकी बात कर रहा है, किसका मतलब तो आपने ये कत्ल करवाया है। जब उनके ऊपर आंच आएगी तो सब कुछ ठीक होगा। तो आज आपने जाने एडवोकेट राजविंदर चंदी जी के विचार, जिन्होंने बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पूरी इनकाउंटर की प्रक्रिया, उसकी पृष्ठभूमि, पूरी परिघटना और उसके विभिन्न आयामों को हमें समझाया है। सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो इस संवेदनशील मसले पर चिंतन, मनन, विचार विमर्श करें और जोश में आकर, जुनून में आकर इनकाउंटर चलाने से और एक प्रकार के भड़काऊ भाषण देने से न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए भारतीय संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप स्ट्रगल करें, संघर्ष करें और एक सही रास्ते का चुनाव करें, सच का साथ दें। आपने समय दिया सर, आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।